हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। फाइनली 2023-24 के सेशन में क्लास 11th इंग्लिश आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी क्लास 9th और 10th की इंग्लिश स्टार्ट कर चुके हैं। आज 11th स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी 12th भी स्टार्ट कर देंगे। तो 9, 10th, 11, 12th की कंप्लीट इंग्लिश इस चैनल पर हम लोग करवाने वाले हैं। सारी चीज़ें कवर करेंगे, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, ग्रामर, जो कुछ भी आपके इंग्लिश के पेपर में आता है, सीबीएसई और एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जहाँ जहाँ पर एनसीईआरटी चलती है वहाँ का कोर्स कंप्लीट कराएंगे। तो आज शुरू करने वाले हैं हॉर्नबिल क्लास 11th की, और चैप्टर हम ले रहे हैं पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बेसिकली एक चैप्टर है जो खुशवंत सिंह ने लिखा है। खुशवंत सिंह एक बहुत अच्छे राइटर हैं इंडिया के, और इन्होंने जो चैप्टर लिखा है ये क्या बताता है, ये शानदार एक रिलेशन बताता है एक पोते का अपने दादी के साथ। हम सबका अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने दादा दादी के साथ, अपने नाना नानी के साथ एक बहुत अलग रिश्ता होता है, एक बहुत प्यारा रिश्ता होता है। उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है। और चैप्टर का जो नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसमें पोर्ट्रेट वर्ड का मतलब है कि खुशवंत सिंह अपनी दादी का एक चित्र आपके सामने रखेंगे शब्दों के ज़रिए, ताकि आप भी बता सकें, आप भी देख सकें कि उनकी दादी कैसी थी और उनका रिश्ता कैसा था अपनी दादी के साथ। तो ये है हमारा चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। कुछ वर्ड इसमें आएंगे जिनको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले थोड़ा खुशवंत सिंह के बारे में जान लेते हैं। खुशवंत सिंह जो है, इनका जन्म हुआ था हडाली में। हडाली जो अब पंजाब पाकिस्तान में आता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और बहुत अच्छे राइटर थे इन्होंने, बहुत नॉवेल्स लिखी, अच्छी अच्छी नॉवेल, जिसमें द ट्रेन टू पाकिस्तान इनकी बहुत ही फेमस नॉवेल है। द ट्रेन टू पाकिस्तान, इन्होंने दिल्ली करके एक नॉवेल लिखी। तो और साथ में ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल राइटर भी माने जाते थे, क्योंकि इनका जो वर्क था वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी, खुल के लिखते थे बहुत सारी बातें। और साथ ही में ये जर्नलिस्ट भी रहे, एडवोकेट भी रहे, इन्होंने एज अ लॉयर भी काम किया। तो बहुत सारे इन्होंने ऑक्यूपेशंस भी बदले। तो ज़िंदगी इनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। और सबसे बड़ी बात ये, इनकी लाइफ 99 ईयर्स की रही, यानी कि इनका जन्म हुआ था 1915 में, 1915 में, और 2014 में इनकी डेथ हुई। मतलब ओवरऑल इन्होंने 99 साल की उम्र कंप्लीट करी। और इनके जो डेथ हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी, और जन्म मैंने आपको बता दिया हडाली पाकिस्तान, जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो ये रही कुछ ब्रीफ जानकारी खुशवंत सिंह के बारे में। अब देखिए, इसमें एक वर्ड आएगा मेंटल पीस। मेंटल पीस क्या होता है? जब घर बनाते हैं तो घर के अंदर जहाँ ठंडी जगह होती है वहाँ पे अक्सर लोग एक आग जलाने की अंगीठी बनाते हैं घर के अंदर, उसे मेंटल पीस कहते हैं। तो मेंटल पीस के जस्ट ऊपर यहाँ पर कुछ ना कुछ सजावटी सामान रखने की जगह होती है। अक्सर लोग इस पर तस्वीरें वगैरह लगाते हैं। तो ये वो शब्द आएगा यहाँ पे, मेंटल पीस के ऊपर उसके दादाजी की तस्वीर रहेगी। तो ये मेंटल पीस होता है, ये आग लग रही है अंगीठी के अंदर। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड आएगा क्रिस क्रॉस रिंकल्स। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है, और झुर्रियाँ इस तरह से नहीं होती कि कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन होती है। आप देखिए कहीं से भी वो क्रॉस होती हुई दिखती है। क्रिस क्रॉस कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म कुछ पता नहीं चलता है। तो उसकी दादी के चेहरे पर भी क्रिस क्रॉस रिंकल्स है, ये वर्ड आएगा उसके अंदर। अब देखिए, इसमें एक आएगा बैलेंसिंग द स्टूप। स्टूप क्या होता है? जब इंसान बूढ़ा होता है तो अपनी जो कमर है वो बेंड हो जाती है उनकी, और उसको बैलेंस करने के लिए अक्सर लोग इस तरीके से पीछे हाथ रखते हैं। तो इसको कहते हैं स्टूप को बैलेंस करना अपने हाथ से। उसके बाद इसमें आएगा स्पिनिंग व्हील्स। वैसे तो आप सब जानते हैं, जो महात्मा गांधी प्रचलित थे इसके लिए। ठीक है, ये स्पिनिंग व्हील है जिसके ऊपर से रुई से धागा बनाया जाता है और धागे से फिर कपड़ा बनाया जाता था, ये स्पिनिंग व्हील्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप ज़रूर बताना, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए, ये क्रूड स्ट्रेचर आएगा। क्रूड स्ट्रेचर जो इंडिया में जब फ्यूनरल के लिए ले जाते हैं लाश को, कॉप्स को, तो ऐसा एक बैम्बू का बनाते हैं स्ट्रेचर, उसके ऊपर लेके जाते हैं। आजकल तो स्टील का और रेडीमेड बहुत आने लग गए हैं, लेकिन पहले जो है इसी तरीके के क्रूड स्ट्रेचर पे लेके जाया करते थे। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, मैंने सोचा आपको पहले इनकी जो है वो बता दूं, पिक्चर्स वगैरह, ताकि आपको ध्यान रहे और बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाएँ जब ये चैप्टर में आए। तो अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने आपको समरी बता दी, ऐसा नहीं, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और सीरीज चलेगी यहाँ पर।
इस चैनल पर सीरीज़ चलेगी वीडियोस की, जिसमें पहले मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके बाद इनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग इनके जो है एमसीक्यूज़ वगैरह डिस्कस करेंगे। तो सारी चीज़ें आपको मिलेगी इस चैनल पर। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। ठीक है, मैंने ये जो पीडीएफ बनाई है, जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, जो न्यू वर्ड्स हैं आपके लिए, उनकी सब मीनिंग लिख दी है। तो ये पीडीएफ भी मैं आपको एज इट इज़ प्रोवाइड करा दूंगा, और साथ में आपका टाइम बचेगा इसमें। ठीक है, कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं, जिनका कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको मीनिंग देखना है, वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं देखना है। तो ये सारी फ्रेजेस हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। शुरू होता है चैप्टर। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। मेरी ग्रैंड मदर, जैसे कि बाकी सब लोगों की भी ग्रैंड मदर होती है, वो एक बूढ़ी महिला थी। ठीक है, क्योंकि ग्रैंड मदर ऑलमोस्ट हमने देखी है तो वो एक एज में होती है, और वो बूढ़ी ही दिखती है हमें शुरू से। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। पिछले 20 सालों से, जब से मैं मेरी दादी को जानता हूँ, तब से वो बूढ़ी और रिंकल्ड ही है, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, और वो हमेशा से एज इट इज़ बूढ़ी ही दिखी है मुझे। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग कहते हैं कि एक बार वो कभी यंग भी थी और जवान भी थी, जो किसी बच्चे के लिए विश्वास करना मुश्किल होता है। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन ये सारी बातें एक पोते के लिए, जिन्होंने अपनी दादी को हमेशा से बूढ़ा देखा है, रिंकल देखा है, इन बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेंटल पीस मैंने आपको बताया, तो कहता है कि मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट है, उनकी एक पिक्चर है, वो लटकी हुई है मेंटल पीस के ऊपर, जो ड्राइंग रूम में हमारा मेंटल पीस है उसके ऊपर। ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। वो क्या पहनते थे, उन्होंने उसमें पहन रखा है लूज फिटिंग क्लोथ्स पहन रखे हैं। पुराने ज़माने में कपड़े जो ढीले ढाले पहने जाते थे, और एक टर्बन पहनते थे। पंजाबी परिवार से आते हैं खुशवंत सिंह, तो उनके दादाजी एक टर्बन पहनते थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी जो दाढ़ी है, उन्होंने इतनी लंबी है कि उनके चेस्ट को ऑलमोस्ट उस दाढ़ी ने कवर कर रखा है, और वो ऐसा लगते हैं जैसे कि 100 साल के तो कम से कम होंगे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो इस तरीके से नहीं लगते इस फोटो में कि हो सकता है इनके कभी बच्चे भी रहे हों और वाइफ भी रही हो। ही लुक्ड लाइक ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो ऐसे लगते हैं कि इनके तो सिर्फ छोटे छोटे पोते पोती ही हो सकते हैं, इनके कभी बच्चे और वाइफ नहीं हो सकती। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। तो ये दोनों बातें, जैसे कि मेरी दादी के बारे में लोग कहते हैं कभी ये जवान और सुंदर थी, उसी तरीके से मेरे दादाजी के कभी वाइफ थी और बच्चे थे। ये दोनों थॉट्स मेरे लिए बहुत रिवोल्टिंग, यानी कि मेरे मन में उपद्रव खड़ा कर देते हैं। मैं मानने को मजबूर नहीं होता हूँ, यानी कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि इनके साथ ऐसा भी हो सकता है। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। मेरी दादी मुझे अक्सर बताया करती थी कि जब वो बच्ची थी तो वो किस तरह के गेम्स खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of prophet she used to tell us. तो वो जब बताती थी कि हम इस तरीके के गेम्स खेलते थे, तो वो बातें बड़ी एब्जर्ड यानी बेतुकी लगती थी, और साथ में हमें अशोभनीय भी लगती थी, अनडिग्निफाइड, अशोभनीय, अभद्र लगती। दादी इस तरह की गेम कैसे खेल सकती है, हमें विश्वास, क्योंकि बच्चे गेम खेलते हैं और बच्चों ने दादी को बच्चे के रूप में कभी इमेजिन किया ही नहीं था। तो हम उसकी दादी की बातें किस तरीके से सुनते थे, जैसे हम प्रॉफिट्स की कहानियां सुनते थे, दंत कथाएं, फेबल्स जो सुनते थे प्रॉफिट्स की, उस तरीके से कि एक वो ईश्वर के जो दूत होते हैं उन्हें प्रॉफिट्स कहते हैं। तो उनकी कहानियाँ ऐसी होती थी कि वो अचानक से कोई चमत्कार कर देते हैं, अचानक से कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं जिस पर विश्वास नहीं होता है, फिर भी बच्चे उसमें हाँ कर देते हैं कि हाँ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। तो वो खेल वाली बातों पर भी इस तरीके से रिएक्ट करते थे। शी हैड ऑलवेज बीन सॉर्ट ऑफ अ फेट एंड स्लाइटली बैंड। हमेशा से मेरी दादी कैसी थी, थोड़ी सी मोटी और झुकी हुई, क्योंकि बुढ़ापे में जो है लोग अक्सर झुक जाते हैं। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उसका जो चेहरा था वो हमेशा से रिंकल्ड वाला था, उसके चेहरे पे बहुत सारे क्रिस क्रॉस यानी कि झुर्रियाँ बनी हुई थी, जो कहीं से भी शुरू होती थी और कहीं पे भी खत्म होती थी। फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। तो हम इस तरीके से बहुत ज़्यादा सर्टेन यानी कि फिक्स थे, हम सुनिश्चित थे कि मेरी दादी हमेशा से जैसा हम देख रहे हैं वैसी ही है, जो लोग कहते हैं उस तरीके से मेरी दादी नहीं हो सकती।
old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. और वो इतनी बूढ़ी है कि अब यहाँ से ज़्यादा और कोई बूढ़ा नहीं हो सकता। एक लिमिट क्रॉस कर चुकी है दादी बुढ़ापे की, और उससे ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती। पिछले 20 सालों से तो हमने उसको ऐसा ही देखा था। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी प्रिटी तो हो ही नहीं सकती, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो ब्यूटीफुल हमेशा से रही। मेरी दादी मुझे हमेशा से कैसी लगती थी? ब्यूटीफुल लगती थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। वो होबल करती थी, होबल यानी कि लंगड़ा कर लड़खड़ा कर चलना। बुढ़ापे में अक्सर पाँव में दर्द, घुटनों में दर्द होता है, तो जो लोग हैं वो लंगड़ा कर चलते हैं, होबल करके चलते हैं। तो वो वाइट में यानी कि वाइट कपड़ों में, स्पॉटलेस यानी कि उसके ऊपर कोई डिज़ाइन, कोई धब्बा कुछ नहीं होता था, बिल्कुल वाइट कपड़े, और उनमें वो लंगड़ा कर घर के अंदर चलती थी। और कैसे चलती थी? अपने हाथ को रेस्ट करती थी अपनी वेस्ट के ऊपर, ताकि वो अपने स्टूप को, अपने जो कमर का झुकाव है उसको बैलेंस कर सके। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, एक हाथ तो पीछे कमर की तरफ और दूसरे हाथ में वो एक माला रखते थे, रोजरी रखते थे, उसके अंदर वो मोतियों के ऊपर कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड यूनाइटेडली ऑन ओवर हर पैल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। जो उसके सिल्वर लॉक्स यानी कि उसके जो बाल थे वो बिल्कुल चांदी की तरह दिखते थे। लॉक्स मतलब लटाएं होते हैं उनके, वो हैं बिल्कुल फैले होते थे। उसके पैल यानी कि बिल्कुल जो फीका पड़ा हुआ चेहरा है, पकड़ यानी कि सिकुड़ा हुआ, जो बुढ़ापे में चेहरा सिकुड़ जाता है, उसके ऊपर वो लटाएं कई बार आई हुई रहती थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, और उसके जो होठ है वो लगातार मूव्ड इन इनऑडिबल प्लेयर, लगातार हिलते रहते थे। वो कुछ ना कुछ दादी प्रेयर करती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, या वो बहुत खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो ऐसा लगती थी जैसे सर्दी के दिनों में एक जो माउंटेन का लैंडस्केप दिखता है, बिल्कुल उस तरीके से दिखती थी। और वो कैसा होता है? एज एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। और वो कैसी लगती थी? जैसे एक बहुत सफ़ेद प्योर सेरेनिटी यानी कि शांति का एक प्रतीक लगती थी। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, और वो सांस लेती हुई शांति। इंसान सांस लेता है तो ऐसे लगता था जैसे शांति भी सांस ले रही है, और साथ में वो कंटेनमेंट दिखता था उनके अंदर, संतुष्टि दिखती थी। कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है? संतुष्टि। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरे को मेरी दादी के साथ कब छोड़ दिया था? जब वो सिटी में चले गए थे, मुझे गांव में मेरी दादी के साथ छोड़कर वो सिटी में अपना काम करने चले गए थे, तब से हम लोग साथ हैं। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो क्या करती थी? मुझे मुझे स्कूल के लिए रेडी किया करती थी, मुझे स्कूल के लिए उठाया करती थी सबसे पहले, और स्कूल के लिए मुझे तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इफ इट बाय हार्ट। तो जब वो मुझे तैयार करती थी, मुझे उठाती थी, तो कंटिन्यूसली एक मोनोटोनस प्रेयर करती रहती थी, और इस उम्मीद में कि मेरा जो पोता है वो सुनकर इन प्रेयर्स को सीखेगा, इनको समझेगा और याद कर लेगा बाय हार्ट। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। मैं उनकी प्रार्थनाएं सुनता था क्योंकि मुझे दादी की जो है आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन कभी मैंने अपने आप को सिखाने की, उनको सीखने की कोशिश नहीं करी। आई नेवर बॉदर टू लर्न इट। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk and tiny earthen ink pot and red pen, tie them in a bundle and hand it to me। वो क्या करती थी? सबसे पहले मेरी स्लेट निकालती थी लकड़ी की। पहले स्लेट हुआ करती थी, एक पटिया जैसा होता था, उसके अंदर ब्लैक कलर होता था मोस्टली, तो उसके ऊपर आप कोई भी कलर यूज़ करके आप उस पर लिख सकते थे, तो वो मुझे देती थी। साथ में एक मिट्टी का बना हुआ अर्दन इंक पोट मुझे देती थी, साथ में एक रेड कलर का पेन देती थी, और इन सबको एक बंडल में बांध कर मुझे दे दिया करती थी ताकि मैं स्कूल उनसे जा सकूं। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। हम क्या करते थे? सुबह फिर हम खाना खाते थे, नाश्ता करते थे। कौन सा? जो रात की चपातियाँ बचती थी, स्टेल बासी जो चपातियाँ होती है वो बचती है, उनको सुबह मेरी दादी उसके ऊपर थोड़ा बटर लगा के, उसके ऊपर शक्कर लगा के मुझे दे दिया करती थी खाने के लिए। स्पेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल, फिर हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर टू
फॉर द विलेज डॉग्स, और साथ में बची हुई जो चपातियाँ थी, हम नाश्ता करते थे, उसके बाद बची हुई चपातियाँ दादी अपने साथ लेती थी क्योंकि विलेज के जो कुत्ते हैं उनको देने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल और जो टेम्पल है वो बिल्कुल आपस में जुड़े हुए थे, अटैच्ड थे। तो दादी को टेम्पल जाना होता था और बच्चे को स्कूल। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, मेरे जो पुजारी हैं वहाँ के, जो मंदिर के पुजारी, वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे, वर्णमाला सिखाते थे और प्रेयर्स वगैरह सिखाते थे। While the children sat rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in chorus, my grandmother sat inside and reading the scripture. जब सारे बच्चे मंदिर के वरांदा में दोनों तरफ बैठकर स्क्रिप्ट अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे होते थे या प्रेयर पढ़ रहे होते थे, तब मेरी दादी क्या करती थी, अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स, धार्मिक किताबें पढ़ा करती थी। When we had both finished, जब हमारा दोनों का काम खत्म हो जाता था, we would walk back together, फिर हम वापस रवाना हो जाते थे, वहाँ से रिटर्न होते थे। This time the village dogs would meet us and at the temple door, इस समय पर निकलते वक्त गांव के जो कुत्ते हैं वो हमें टेम्पल के डोर पर मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw टू देम, और वो हमारे ऊपर घुर्राते थे, एक दूसरे से झगड़ा करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि जो चपातियाँ हम उनकी तरफ फेंकते थे उसको लेने के लिए, झपटने के लिए कुत्ते आपस में झगड़ा करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट्स बिल्कुल सेटल हो गए अपनी सिटी में तो उन्होंने हमें बुलाया। सेंड फॉर का मतलब होता है बुलाना, उन्होंने बुलाया। That was a turning point in our friendship. ये हमारी दोस्ती के बीच, मेरी और मेरी दादी की दोस्ती के बीच ये एक टर्निंग पॉइंट था। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हालांकि मैं और मेरी दादी एक ही रूम शेयर करते थे, वहाँ पर भी, सिटी में भी, लेकिन अब मेरी दादी स्कूल मेरे साथ नहीं आया करती थी, तो एक कनेक्टिविटी उनकी टूट गई। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन द मोटर बस, क्योंकि मैं अब इंग्लिश स्कूल जाने लग गया था और मुझे ले जाने के लिए एक बस आया करती थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आर सिटी हाउस। अब क्योंकि दादी मेरे साथ नहीं आती थी तो उनकी जो आदत थी कुत्तों को खाना खिलाने की, अब वो छूट गई थी, लेकिन उसकी जगह पर दादी हमारे आंगन में, कोर्ट यार्ड में जो है स्पैरोज आया करती थी, उनको वो रोटियां खिलाया करती थी, उनको फीड किया करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे साल निकले हम लोगों ने एक दूसरे को देखना बहुत कम कर दिया, हम एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. थोड़े टाइम तक तो मेरी दादी मुझे उठाया करती थी, मुझे तैयार किया करती थी। When I came back she would ask me what the teacher had taught me. और जब भी मैं स्कूल से वापस आता था दादी मुझसे पूछती थी टीचर ने आपको क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। मैं उन्हें इंग्लिश में कुछ शब्द बताता और वेस्टर्न की जो पढ़ाई उस टाइम पर इंग्लिश स्कूलों में कराई जाती थी उसके कुछ वर्ड साइंस के और इसके बोलता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज के रूल्स, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, दुनिया गोल है, इस तरीके की बातें मैं मेरी दादी को बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये बातें सुनकर मेरी दादी बड़ी नाखुश हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि इन लेसन्स में दादी मेरी कोई मदद नहीं कर पाती थी। पहले जो लेसन्स होते थे उसमें दादी उसकी मदद किया करती थी। शी डिड नॉट इवन इन she did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. दादी को ये लगता था कि ये जो बातें इंग्लिश स्कूल में सिखाई जा रही है बिल्कुल अच्छी नहीं है, उससे बहुत डिस्ट्रेस यानी कि व्यथित हो जाती थी, और साथ में उसको ये भी बुरा लगता था कि आज इंग्लिश स्कूल में मेरे बच्चे को ना तो कोई भगवान के बारे में पढ़ाया जाता है और ना ही स्क्रिप्चर्स के, धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने बताया घर आके कि हमें म्यूजिक का लेसन्स दिया गया था, हमें संगीत सिखाया गया था। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, क्योंकि पुराने लोगों को ये लगता था कि म्यूजिक, संगीत वगैरह ये अच्छे लोगों के काम नहीं है, तो उसको ऐसा लगता था ये बड़ा अभद्र इसका संबंध है लोगों से। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट एंड बेगर एंड नॉट
मींट फॉर जेंटल फोक। उसे लगता था कि ये जो है संगीत और ये सारी वेश्याओं के काम है, साथ ही ये बेगर्स भिखारियों का काम है, इनका किसी भी सभ्य समाज से, किसी सभ्य परिवार से, इनका कोई कुलीन समाज से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जेंटल फोक मतलब खानदानी लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल। उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उसके हाव भाव और उसकी साइलेंस, उसकी चुप्पी ने, क्योंकि अगर उसे कुछ अच्छा लगता तो वो जवाब देती थी, लेकिन उसे कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो साइलेंट हो जाती थी। तो इसका मतलब यही था कि डिसअप्रूवल, उसे यह सही नहीं लगा। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। इस घटना के बाद उसने मुझसे बात करना बहुत कम कर दिया। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, कॉलेज गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। फिर मुझे मेरा खुद का एक कमरा दे दिया गया। अब बच्चा बड़ा हो गया है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब जो हमारे बीच में कॉमन लिंक थी कि हम एक ही रूम शेयर करते थे, अब वो भी हमसे छीन लिया गया था, स्नैप्ड कर लिया गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। उसने, मेरी ग्रैंड मदर ने अपनी जो तन्हाई है, अपना जो आइसोलेशन है, उसको एक्सेप्ट कर लिया था रेजिग्नेशन के साथ। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब उसके बाद वो अपना स्पिनिंग व्हील, जो चक्रा मैंने आपको बताया था, उसको बहुत ही कम छोड़ती थी, हमेशा उसी पर लगी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सुबह से लेकर शाम तक, सनराइज से सनसेट तक उसका एक ही काम था, उस व्हील को स्पिन करते रहना और अपनी प्रेयर बोलते रहना। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पेरोज। केवल दिन के अंदर वो थोड़े टाइम रिलैक्स होती थी, कब? जब वो स्पेरोज को खाना खिलाती थी। वाइल शी सेट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, hundreds of little birds collected around her and creating a veritable bedlam of chirpings। और वो क्या करती थी, रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करती थी, ब्रेड के क्रम्स बनाती थी, और फिर जब वो ऐसा करती थी तो बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ स्पेरोज, चिड़ियाएं उसके आसपास आकर बैठ जाया करती थी। और वो वेरिटेबल यानी कि एक जो वास्तविक कोलाहल होता है, एक शोर होता है, यानी कि एक तो क्रिएटिव शोर होता है जिसको बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, और एक नेचुरल जो वेरिटेबल बेडलम है, शोर कोलाहल है, उसका चिरपिंग्स का, बर्ड के बोलने का, वो गूंजने लगता था। सम केम एंड पर्ज्ड ऑन हर लेग्स। कुछ आती थी और आकर बैठ जाती थी उसके पाँव पे। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके शोल्डर्स पे। सम केम एंड सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उसके सर पर भी आकर बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे। वो हंसती थी लेकिन कभी भी उन्हें भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर। वो जो था, वो आधा घंटा जो स्पेरोस के साथ बिताती थी, वो उसके घर, उसके दिन भर का सबसे हैप्पीएस्ट, सबसे खुशनुमा आधा घंटा हुआ करता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset। और जब मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं अब्रोड जाऊंगा आगे पढ़ाई करने के लिए, तो मैं इस बात के को लेकर श्योर था कि मेरी दादी ज़रूर अपसेट हो जाएगी, बहुत दुखी हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए उनसे दूर जाऊंगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड। और इस एज में जिसमें मेरी दादी है, कोई नहीं कह सकता कि 5 साल अगर कोई बच्चा मुझसे दूर जाएगा तो मैं जिंदा भी रहूंगी या नहीं रहूंगी। 5 साल कोई श्योरिटी नहीं होती। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। लेकिन ये बातें सुनकर मेरी दादी को तो ज़रा सा भी उनके अंदर कोई भावना ही नहीं आई, सेंटिमेंटल भी नहीं हुई, भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन भी आई, लेकिन उसने वहाँ पर भी कोई इमोशन शो नहीं किया, कोई भावनाएं शो नहीं करी। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। तब भी उसके जो लिप्स थे, उसके होठ प्रेयर्स में ही चल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। उसका दिमाग भी प्रेयर्स में लगा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी। और उसके फिंगर्स भी थे बिजी अपने माला को जपने में। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। जब मैं जाने लगा तो मेरी दादी ने मेरा माथा चूमा, और वो एक मोइस्ट, वो एक भीगा हुआ जो इम्प्रिंट यानी स्पर्श था, वो मुझे ऐसा लगा कि शायद हम दोनों के बीच का एक आखिरी फिजिकल कॉन्टैक्ट है। हो सकता है इसके बाद मैं अपनी दादी को कभी ना मिल पाऊँ।
बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई कैम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। जब 5 साल बाद कि मैं वापस आया तो मैं वापस अपनी दादी से वहाँ पर मिला। शी डिड नॉट लुक्ड अ डे ओल्डर, और वो मुझे एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। जब मैं उनसे 5 साल पहले छोड़ के गया था और आज बिल्कुल सेम लग रही है दादी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और आज भी उसके पास शब्दों के लिए कोई टाइम नहीं है, बोलने के लिए कोई टाइम नहीं है। एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और जब उसने अपनी बाहों में मुझे लिया, जब मुझे गले लगाया, तब भी मैं उसके होठों से प्रेयर्स की बातें सुन सकता था, रिसाइटिंग प्रेयर्स सुन सकता था। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows. और जब मैं आया उसके बाद भी उसका जो हैप्पीएस्ट टाइम था वो तो वही था जब वो अपने स्पेरोज को खाना खिलाती थी। Even on the first day, sparrows whom she fed longer and with फेरोलस रिब्यूक्स, और वो उसे अब लंबे समय तक खाना खिलाया करती थी और बीच बीच में उनको बिना काम की जो बातें हम एनिमल्स के साथ करते हैं, रिब्यूक्स, उनसे बातें करते हैं जो एनिमल्स को समझ में भी नहीं आती। बहुत सी बार आप देखते हैं कि जो पेट्स रखते हैं उनसे लोग बातें करते हैं, अब वो बातें कभी भी एनिमल्स को समझ में नहीं आती है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मेरा एनिमल मुझे समझ रहा है, मेरी बातों को समझ रहा है। तो वो भी इसी तरीके से फ्राइवलर्स रिब्यूक्स उसके साथ करती थी, जो बेवजह की बातें हम एनिमल्स के साथ करते हैं। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के टाइम में ज़रूर उसकी लाइफ में एक चेंज आया। क्या आया? शी डिड नॉट प्रे, उस टाइम पे उसने प्रेयर नहीं करी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, उसने आसपास की महिलाओं को कलेक्ट किया, उनकी एज की महिलाओं को कलेक्ट किया और एक ड्रम लिया और उनको बजाकर गाना गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डेपिडेटेड ड्रम, डिलापिडेटेड ड्रम, और कई घंटों तक उसके बाद वो उस ड्रम को, जो कि कैसा था, बहुत ही सेगिंग स्किन, यानी कि जिसकी स्किन बहुत ढीली ढाली होती थी, क्योंकि ड्रम को बजाने के लिए आपको उसको टाइट करना पड़ता है, लेकिन उसका जो ड्रम था वो बिल्कुल स्किन उसकी ढीली थी, साथ में उसकी हालत भी बहुत डिलापिडेटेड थी, यानी कि बहुत जर्जर अवस्था में थी। वो उसको बजाकर सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और गाने कौन से गाए? जो योद्धाओं के घर आने के बाद महिलाएं गाना गाया करती थी, वो गाने उसने गाए। तो आप सोच सकते हैं कि वो उस टाइप के गाने उसने क्यों गाए थे, क्योंकि दादी 5 साल से सिर्फ ये वेट कर रही थी कि कब मेरा पोता वापस घर आएगा, और फिर उसके बाद जो उसने गाने गाए वो योद्धाओं के, वॉरियर्स के होम कमिंग वाले गाने गाए। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमको उससे प्रार्थना करनी पड़ी कि दादी अब गाने मत गाओ, अब भजन मत गाओ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, ओवर स्ट्रेनिंग हो जाएगी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और ये जब से मैं दादी को जानता हूँ कि पहली बार दादी ने कोई प्रेयर नहीं करी थी उस दिन। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगले ही दिन दादी बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, वो बहुत ही माइल्ड यानी कि बहुत हल्का बुखार था, और डॉक्टर ने कहा था कि ये बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने बताया कि मेरा अंत अब करीब आ चुका है। शी सैड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे, उसने कहा कि उसका जो अंत है वो निकट आ चुका है, इसीलिए उसने प्रेयर करना छोड़ दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो बातें करके अपना समय गंवाना नहीं चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने इसका विरोध किया कि आप दादी ऐसी बातें मत करो, आप कहीं नहीं जाने वाली हैं, आप अच्छी हो जाएंगी, इस तरह की बातें हमने करी। बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट, लेकिन हम दादी ने हमारी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, वो बेड में बिल्कुल शांति से सोई रही और अपनी प्रेयर्स करती रही और अपनी रोजरी की बिट्स को माला जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, इससे पहले कि हम कुछ अंदाज़ा लगा पाते, उसके जो प्रेयर्स कर रहे होठ थे वो अचानक से बंद हो गए और उसकी जो माला थी, रोजरी थी, उसके हाथों से छूट गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक शांति पूर्वक, जिसको कहते हैं एक फीकापन, उसके चेहरे पे आ गया और अब हम समझ चुके थे कि दादी मर चुकी है।
So we lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. और जैसे ही मेरी दादी का अंत हुआ, उनकी डेथ हुई, हमने उसको पलंग से उठाया। और क्योंकि रिवाज है कि डेड बॉडी को कभी भी पलंग पे नहीं, जबकि जो अर्थ होती है, ज़मीन होती है, उसके ऊपर लेटाया जाता है, उसके ऊपर लेटाया और उसके ऊपर लाल रंग का एक कफन उड़ा दिया, श्राउड उड़ा दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद, ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। कुछ घंटे के बाद सुबह में हमने उसको अकेला छोड़ा और फ्यूनरल की, अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रिमेटेड, टू बी क्रिमेटेड। और हम फिर उसके बाद उसके कमरे में एक क्रूड स्ट्रेचर लेके गए, अर्थी का वो लेके गए, ताकि हम उसको कहाँ ले जा सके, उसके दाह संस्कार, क्रिमेट हो सके, उस वहाँ पर ले जा सके। क्रिमेशन मतलब होता है दाह संस्कार, क्रिमेटरी मतलब होता है शमशान, सिमेट्री मतलब होता है जो दफनाते हैं उस जगह को कहते हैं सिमेट्री। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. अब जो है सन जो है वो डूब रहा था, और डूबते ही जो सन की लाइट होती है एकदम रेड हो जाती है, और वो उसके दादी के कमरे को पूरा उसने लाल कर दिया था, और जो हमारा वरांदा था वो भी बिल्कुल लाल लाल दिखने लगा था उसकी वजह से। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड। हम आधे रास्ते में, जहाँ पर हमारा आंगन आया, कोर्ट यार्ड आया, वहाँ पर हम रुक गए। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। वो दादी जहाँ पर मरी थी, जहाँ पर हमने उसको लाल कफन में उड़ा कर रखा था, वहाँ से लेके वरांदा तक बहुत सारी सैकड़ों स्पैरोज, जो जिनको दादी खाना खिलाया करती थी, वो आकर बैठ गई वहाँ पर, स्कैटर्ड होकर बैठ गई। देयर वॉज नो चिरपिंग्स, लेकिन उनमें से कोई भी वहाँ पर बोल नहीं रहा था। वी फेल्ट सो सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन बर्ड्स के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि दादी उनको खाना खिलाया करती थी, दादी आज नहीं रही। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ खाना लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उसने बिल्कुल दादी की तरह उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरे दादी तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनको चिड़ियाओं के सामने फेंका। द स्पेरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और स्पेरोज ने उस रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's crops off, they flew away quietly। जब हमने फिर थोड़ी देर बाद मेरी दादी की जो अर्थी है उसको उठाकर वहाँ से ले गए, तो जो बर्ड्स थी वो भी चुपचाप वहाँ से उड़कर चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह वो जो ब्रेड क्रम्स मेरी मम्मी ने, मेरी माँ ने उनके लिए तोड़कर बिखेरे थे, अगली सुबह स्वीपर आया, जो सफाई कर्मचारी आया, उसने उनको इकट्ठा किया और डस्टबिन में डाल दिया। तो इस तरीके से जो आपका चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वो एंड होता है। बहुत प्यारा चैप्टर है, इमोशनल चैप्टर है, और ये भी बताता है कि किस तरीके से एक जो पोता होता है उसकी कनेक्टिविटी डे बाय डे चेंज होती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। जब वो छोटा होता है तब कुछ और कनेक्टिविटी होती है, जब वो बड़ा होता है तब कुछ और कनेक्टिविटी होती है, और लास्ट में जब उनके बीच में विरह आता है, जब वो एक दूसरे से बिछड़ते हैं, तब भी कैसा फीलिंग आती है, वो भी सारी बातें इस चैप्टर में बताई है। तो ये चैप्टर आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप पूछिए मुझसे, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। और अब इसके बाद जो क्लास 11th की हॉर्नबिल है और स्नैपशॉट है, दोनों बुक्स हम कंप्लीट करेंगे। रीडिंग राइटिंग सेक्शन जैसा मैंने आपको बताया कंप्लीट करेंगे, ग्रामर भी पूरा करेंगे। तो बस आप चैनल से जुड़ जाइए, घंटी दबा दीजिए, और फिर हम मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी वीडियो में।